हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की हम क्लास लेकर आए हैं क्लास 12 के लिए। इसमें हम केमिस्ट्री के ठोस अवस्था नाम चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में बने हुए थे और जो हमारे यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं कुछ ज़बरदस्त लाइनों के साथ। मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है ना। मंजिल मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोग सीखो ठोस क्या होता है। तो ठोस क्या होता है, जैसे मान लो ये ठोस के अणु हैं, है ना। इसके अणु गुथे हुए होते हैं, बिल्कुल ऐसी अवस्था में होते हैं, ऐसी अवस्था में कि इसके अणु बिल्कुल इनके बीच में जरा सा भी रिक्त स्थान नहीं रहता है। ये बना रहा हूँ मैं, ये ठोस के अणु बना रहा हूँ। इस प्रकार से ये जो बना बीच में जो, इसको ठोस के अणु कहते हैं। ठोस मतलब जिनके अणु पास पास होते हैं, कहने का मतलब ये, उन्हें हम ठोस के नाम से जानते हैं। ठोसों का वर्गीकरण। ठोस दो प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। तो पहले आप सीखोगे क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, है ना। तो इसको हम बता दे रहे हैं फटाफट। अब डेफिनेशन जो मैं बताऊंगा वो याद करोगे। ठीक है, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, कहने का मतलब ये, इसमें संरचनात्मक इकाई एक निश्चित प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं तथा इस प्रकार की इकाई की लगातार पुनरावृत्ति होती है। अतः क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की दीर्घ परास व्यवस्था होती है। तो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है कि क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की व्यवस्था कैसी होती है, दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। ठीक है, तथा इनके ज्यामितीय अभिविन्यास निश्चित होते हैं, जिन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है क्रिस्टलीय ठोसों को और किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोग यहाँ याद कर लीजिए, क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो NaCl है, NaCl नमक होता है, सुक्रोज है, सुक्रोज मतलब चीनी, हीरा, क्वार्टज, सिल्वर, ग्रेफाइट आदि क्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण हैं। अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के मध्य बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। पहला यहाँ पर दे रखा है आणविक ठोस। आणविक ठोस क्या होता है, इनके अणुओं के मध्य वांडरवाल बंध उपस्थित होता है। वांडरवाल बंध जिन ठोसों के अणुओं के अंदर वांडरवाल्स बंध उपस्थित होता है, उन्हें आणविक ठोस के नाम से जाना जा सकता है। आप ऐसे भी कह सकते हो। और ये मृदु और निम्न गलनांक वाले होते हैं, ये विद्युत कुचालक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, आयोडीन आदि। तो आगे चलते हैं। आगे है आयनिक ठोस। आयनिक जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आयनिक ठोस मतलब जिसमें प्लस माइनस वाली कंडीशन हो, उसको आयनिक ठोस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आयनिक ठोस क्या होता है, इनमें धनायनों तथा ऋणायनों
यानी अवयवी कणों के मध्य प्रबल विद्युत स्थैतिक बल प्रेजेंट होता है, जिस कारण ये कठोर होते हैं, उनके गलनांक उच्च होते हैं। तो यहाँ पर याद रखोगे इनके गलनांक कैसे होते हैं, उच्च, इसकी गलनांक उच्च होते हैं। ठीक है, गलित अवस्था या जलीय विलयन में ये विद्युत चालक होते हैं। जैसे हम बात करें NaCl है, KOH है, सॉरी KNO3, और यहाँ पर होता है एक NaOH भी तो होता है, जी बिल्कुल होता है NaOH। और हम बता दें आपको KCl भी होता है, इस पर प्लस इस पर माइनस। अगला है धात्विक ठोस। ये विद्युत चालक आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं। धातुओं की चालकता, चमक, रंग आदि गुण इनमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, Ag है, Fe है, Cu है, कॉपर। अगला हमारा है सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस क्या होता है, अधात्वीय क्रिस्टलों में निकटवर्ती परमाणु के मध्य प्रबल तथा दिशात्मक संयोजक बंध होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो क्रिस्टलों में निकटवर्ती परमाणु होते हैं, उनके पास जो परमाणु होते हैं, उनके मध्य जो दिशात्मक संयोजक बंध प्रेजेंट होता है तथा इन्हें सहसंयोजक अथवा क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। कहने का मतलब ये आप लोगों ने देखा होगा, जो निकटवर्ती परमाणु होते हैं उनके मध्य प्रबल बंध होता है और दिशात्मक संयोजक बंध होते हैं, अतः इन्हें सहसंयोजक क्रिस्टल ठोस भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है, सहसंयोजक ठोस को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग बताओगे क्रिस्टलीय ठोस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनके गलनांक उच्च होते हैं तथा गलित अवस्था में ये विद्युत रोधी होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आई निकल के कि सहसंयोजक ठोस होता है वो विद्युत रोधी होता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हीरा हो गया, सिलिकॉन हो गया, कार्बाइड हो गया, ग्रेफाइट हो गया आदि। ठीक, अगला टॉपिक है, सॉरी इसी के भाग चल रहे हैं ये, इस प्रकार से इसके भाग कंप्लीट हो गए। हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। अक्रिस्टलीय ठोस, इनमें संरचनात्मक इकाइयों की व्यवस्था केवल लघुपरासी होती है। यानी कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, जिनमें परमाणु की व्यवस्था दीर्घपरासी हो, उसे क्रिस्टलीय ठोस के नाम से जाना जाता है। और अक्रिस्टलीय क्या होते हैं, जिनमें लघुपरासी होती है। ठीक है, अर्थात इनमें व्यवस्था क्रम अनियमित होता है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कहें तो कांच, रबड़, प्लास्टिक आदि। अगला यहाँ पर मैं कुछ आपको एक डायग्राम दिखाना चाहूँगा जो इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद कर लेना इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है घनीय तंत्र में प्रति इकाई सेल की गणना हम लोग कैसे करते हैं वो हम यहाँ जानेंगे। ठीक है, तो विभिन्न घनीय तंत्रों में प्रति इकाई सेलों की गणना। एक तरफ है घनीय तंत्र, उपस्थित कणों की संख्या और प्रति इकाई सेल में कुल संख्या कितनी होगी। यहाँ पर पहला है सरल घनीय। तो सरल घनीय में कैसे निकालोगे, देखिए उसमें 8 परमाणु होते हैं और 1/8 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप बोलोगे सर 1 निकल के आ जाएगा। घन केंद्र कितना होता है 0, फलक घन के फलकों पर कितना होता है 0, तो 1 और 0 0 मिलाकर आपका 1 हो जाता है। तो कहने का मतलब ये स्टूडेंट कि जो घनीय जालक होते हैं उसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है 1। अगला देखिए, अगला है अंतः केंद्रित घनीय।
तो 8 × 8/8 दोबारा प्रोसेस लगाएंगे, इसमें 1 आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आप लोग याद कर लेना, जो इसमें ये 1 होता है तो 1 + 0 बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है। अगला है फलक केंद्रित घनीय। 8 × 1/8 सीक्वेंस पता आपको 1 हो जाएगा, लेकिन इसमें 6 फलक होते हैं, तो 6 × 1/2 बोलोगे 3, 1 और 0 और 3 = हो जाएगा 4, इसमें 4 होता है। अगला है अंत्य केंद्रित घनीय। 8 × 1/8 = 1 आ जाएगा, ये आपको पता है 0 होता है। 2 × 1/2 = आ जाएगा 1 निकल के, और 1 + 1 + 0 = 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। एफसीसी विन्यास के लिए कोर की लंबाई अगर ए दे रखी हो तो त्रिज्या आर में संबंध क्या होता है। ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बेस पर न्यूमेरिकल बन सकता है यूपी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस बेस पर न्यूमेरिकल आता है। 2 × में r + r माइनस = a। अगला क्या है, अगला है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता से एक न्यूमेरिकल बनता है, कभी कभी डेफिनेशन भी पूछ लेता है, इसको जरूर देखना, इंपॉर्टेंट है ये। संकुलन क्षमता क्या होती है, किसी क्रिस्टलीय जालक में उपस्थित अवयवी कण के कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं, जालक के कुल आयतन का मतलब किसी क्रिस्टल में जो उसमें उपस्थित अवयवी कण होते हैं, जो जालक के आयतन का कुल जितना भाग घेरते हैं, उसे क्रिस्टलीय जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं, है ना। तो संकुलन क्षमता बराबर क्रिस्टलीय जालक के अवयवी कण का आयतन बटे क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। तो ये वाला फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बेस पर न्यूमेरिकल बनता है, याद कर लेना। ठीक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रिक्तिका क्या होती हैं। यद्यपि क्रिस्टल जालक घनक संकुलन होते हैं, फिर भी गोलों के मध्य कुछ रिक्त स्थान रह जाते हैं, जिन्हें हम लोग रिक्तिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहीं पर बन जाएगा, 4 स्पर्शी गोलों के मध्य स्थित रिक्त चतुष्फलकीय रिक्ति तथा 6 गोलों के मध्य स्थित रिक्ति अष्टफलकीय रिक्ति कहलाती हैं। ठीक है। अगला है यहाँ पर, और यदि सघन संकुलन संरचना के गोलों की संख्या n हो तो अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या n हो, तो चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, n = 2n हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ, इस बेस पर न्यूमेरिकल आता है, क्रिस्टल का घनत्व रो = क्या क्या हो सकता है, इस बेस पे एक न्यूमेरिकल आता है। तो ये रो बराबर होता है Zm/Aq × Na। देखिए भाई, रो = Zm/Aq × Na। तो यहाँ पर दे रखा है, जहाँ पर P बराबर क्रिस्टल का घनत्व, Z बराबर प्रति इकाई सेलों में उपस्थित परमाणु की संख्या, M = तत्व का परमाणु भार, A बराबर इकाई सेलों की लंबाई, है ना, और Na बराबर अवोगाद्रो संख्या, इसका मान यहाँ दे रखा है। अगला टॉपिक क्या है, बिंदु दोष। बिंदु दोष क्या होते हैं, अब हम इस पर चर्चा करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं यहाँ पर। ठीक है। बिंदु दोष क्या होता है, पहला बिंदु दोष हमारा है रस समीकरण मितीय दोष। तो ये जो होता है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो हम लोग थे शॉर्ट की दोष पर। तो देखिए स्टूडेंट, शॉर्ट की दोष क्या होता है, शॉर्ट की दोष वह दोष जो क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन के समान संख्या में अपने स्थानों से लुप्त हो जाता है और रिक्त स्थानों में के कारण होता है, शॉर्ट की दोष कहलाता है। कहने का मतलब आप नहीं समझे, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए शॉर्ट की दोष क्या होता है, जैसे मान लो किसी क्रिस्टल में से जितना हमारा प्लस का गायब हुआ उतना ही क्रिस्टल माइनस का गायब हो जाता है, उसको शॉर्ट की दोष के नाम से जाना जाता है। ठीक। अगला है यहाँ पर,
इस प्रकार के दोष के उत्पन्न होने के लिए यह आवश्यक है कि यौगिक उच्च आयनिक हो, उसकी समन्वय संख्या उच्च हो एवं एवं धनायनों व ऋणायनों का आकार समान हो। मतलब ये जितना प्लस हो उतना माइनस हो, जितना प्लस हो उतना माइनस हो, वहाँ पर शॉर्टकी दोष होता है। ठीक, अगला यहाँ पर है रिक्त का दोष क्या होता है, वो आप लोग यहाँ सीखोगे। तो रिक्त का दोष क्या होता है? रिक्त का दोष यदि क्रिस्टल जालक से अवयवी कण अपने नियमित स्थान से बाहर निकल जाते हैं तो उत्पन्न दोष को रिक्त का दोष कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये स्टूडेंट, अगर कोई क्रिस्टलीय जालक है वहाँ से अपने नियमित स्थान से कोई क्रिस्टलीय अपने नियमित स्थान से बाहर निकल जाएं, उसे रिक्त का दोष कहते हैं। इस दोष के कारण घनत्व कम हो जाता है। ये टॉपिक्स आपको याद करना है ना। साधारणतः पदार्थ को गर्म करने पर ये दोष उत्पन्न हो जाता है, इस कारण इसे ऊष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। इस कारण इसे ऊष्मागतिकी दोष भी कहा जाता है। तो आप लोग यहाँ याद करोगे, इसे ऊष्मागतिकी दोष के नाम से भी जाना जाता है। किस चीज़ को? रिक्तिका दोष को। ठीक, जैसे एग्जाम्पल NaCl है, KCl है, CaCl है, AgBr है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। अगला है फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर समझेंगे। ठीक है, यह दोष भी सामान्यतः आयनिक ठोसों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें लघुत्तर आयन अपने वास्तविक स्थान से लुप्त होकर अंतराकाशीय स्थान पर चले जाते हैं, जिससे वास्तविक स्थान पर रिक्तिक दोष तथा नए स्थान पर अंतराकाशीय दोष उत्पन्न हो जाता है। इसे विस्थापन दोष भी कहते हैं। ये ठोस के घनत्व को परिवर्तित नहीं करता है। ये दोष उन आयनिक यौगिकों द्वारा दर्शाया जाता है जिनमें आकार में अधिक अंतर होता है। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, ZnS, AgCl, AgBr, AgL। ठीक है, एक चीज़ आप यहाँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि AgBr है, जो AgBr फ्रेंकल और शॉर्ट की दोनों दोष दर्शाता है। क्वेश्चन ये 2019 में बना हुआ था कि शॉर्ट की और फ्रेंकल दोष निम्न में से कौन दर्शाता है? दोनों। तो ऑप्शन में AgBr वाला आप लोग लगा सकते थे, 2019 में आया था। अगला है अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष क्या होता है? जब कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थल पर पाए जाते हैं तब उत्पन्न अंतराकाशी दोष कहलाता है। मतलब जब कोई अवयवी कण होंगे अंतराकाशी स्थल पर पाए जाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? अंतराकाशी दोष कहते हैं। ठीक है, ये दोष घनत्व को बढ़ा देता है। आयनिक ठोसों में सदैव विद्युत उदासीनता बनी रहती है अतः ये दोष दिखाई नहीं देता है। ये अनायनिक ठोसों में दिखाई देता है, जो अनायनिक हों। कहने का तात्पर्य ये जो आयनिक नहीं हों। ठीक, अगला है अरस समीकरणमितीय दोष। ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला भाग है इसका धातु आधिक्य दोष। देखो धातु आधिक्य दोष क्या होता है वो सीखिए। जब किसी क्षारीय हैलाइड जैसे NaCl को क्षार धातु की वाष्प में गर्म किया जाता है तो सोडियम परमाणु क्रिस्टल की तरह सतह पर जम जाता है। क्लोराइड आयन क्रिस्टल की सतह से विचलित हो जाता है और Na परमाणु के साथ मिलकर NaCl देता है। मतलब कहने का ये, जब Na और Cl को रिएक्ट कराओगे भैया
तो NaCl नहीं बनेगा, वही तो यहाँ बताई गई ये बात। ऐसा आयन प्राप्त करने के लिए Na परमाणु से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के रासायनिक स्थान को अध्यासित कर लेता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी, एक मिनट, इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी जाने वाली रासायनिक रिक्तताओं को एफ केंद्र कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है कि एफ केंद्र किसे कहा जाता है। रासायनिक रिक्तताओं को, माइनस वाली रिक्तता होती हैं, जो माइनस की रिक्तता होती है, माइनस की रिक्तता, R फॉर रिक्तता, उसको हम लोग एफ केंद्र कहते हैं। ये NaCl क्रिस्टलों को पीला कर देती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। जे एफ केंद्र के कारण ही नमक जो पीला दिखाई देता है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको नोट कर लीजिए। ये जो मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अगला, ये इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्रिस्टल पर पड़ने वाले प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके उत्तेजित होने के परिणाम स्वरूप दिखाई पड़ता है। इससे क्रिस्टल में धातु, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, सोडियम का अधिक हो जाता है। इसलिए इसे धातु अधिक दोष कहा जाता है। अगला है धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष क्या होता है? ये दोष परिवर्ती संयोजकता दर्शाने वाले धातु जैसे FeO, FeS, NiO द्वारा दर्शाया जाता है। अगला है यहाँ पर अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष, ये दोष किसी वाह्य आयन की प्रेजेंटेशन के कारण होता है। जैसे NaCl में SrCl2 की सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर कुछ Sr+2 आयन पर Na+1 का स्थान ले लेते हैं। अतः उत्पन्न रिक्तताओं की संख्या SrCl2 की मात्रा मोलों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दे रखा है। अगला है अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अर्धचालक बेटा दो प्रकार के होते हैं, पी टाइप अर्धचालक और N टाइप अर्धचालक। तो सबसे पहले आप लोग सीखोगे पी टाइप अर्धचालक क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग अच्छे से बताने वाले हैं। जर्मेनियम को पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए वर्ग 13 के तत्व, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग याद करोगे बी, एल्युमिनियम अथवा गैलियम को मिश्रित किया जाता है। वर्ग 13 के तत्वों में केवल 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः क्रिस्टल में इनके आने से वह स्थान जहां चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाता, नहीं होता, इलेक्ट्रॉन रिक्त अथवा इलेक्ट्रॉन छिद्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन छिद्र धनावेशित हो जाता है। इस प्रकार अर्धचालक को पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। पी प्रकार बोलिए, या पी टाइप अर्धचालक भी आप बोल सकते हो। अगला है एन टाइप अर्धचालक। ठीक, एन टाइप अर्धचालक क्या होता है? वर्ग 14 के तत्व जैसे सिलिकॉन और गैलियम को जब वर्ग 15 के तत्व जैसे फास्फोरस अथवा गैलियम, जिसमें 5 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, के साथ अपमिश्रित किया जाता है, तो 5वें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के विस्थापन होने से Si और Ge की चालकता बढ़ जाती है। अतः इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि से अपमिश्रित Si और Ge एन प्रकार का अर्धचालक होता है। ठीक, इसको मैं अपनी भाषा में बताना चाहूँगा, ये इम्पोर्टेंट है। पी प्रकार का जो अर्धचालक होता है, उसमें जो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स आता है ना, उसमें 3 संयोजकता वाले होंगे। ठीक, इसमें आ जाइए। इसमें जो कोई इलेक्ट्रॉन आता है एन टाइप में, इसमें 5 संयोजकता वाले तत्व होंगे। किसमें? 5। ठीक, अगला
ठोसों के चुंबकीय गुण क्या होते हैं वो आप लोग सीख लो फटाफट से। ठोसों के चुंबकीय गुण इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय गुणों के आधार पर इन्हें प्रतिचुंबकीय, अणुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय, फेरी चुंबकीय पदार्थों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थ अधिक स्थायी चुंबक बनाने में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि लौह चुंबकीय पदार्थ से चुंबक बनाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। क्योंकि लौह चुंबकीय पदार्थों देखिए, क्योंकि जो हमारा लौह चुंबकीय पदार्थ होता है ना, क्योंकि लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासरित हो जाते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी इनका अभिविन्यास बना रहता है। कहने का मतलब ये स्टूडेंट कि लौह चुंबकीय पदार्थ से चुंबक बनाई जाती है। मैं इसमें ये बताना चाह रहा था, ये इतनी यहाँ पर थ्योरी दे रखी है, इससे आपको मतलब नहीं है। इसमें ये चीज़ पेपर में आएगा कि लौह चुंबकीय पदार्थ से क्या बनाया जाता है, तो आप बता सकते हो वहाँ पर चुंबक बनाया जाता है। ठीक, तो चुंबक वर्ड याद कर लीजिए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन हम बहुविकल्पी लेकर आए हैं जो 1 नंबर के रहते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ठोस अति कठोर ठोस तथा गलित अवस्था में विद्युत रोधी है। ये उच्च ताप पर पिघलता है। ये किस प्रकार का ठोस है? भाई, जब कोई ठोस उच्च ताप पर पिघलता हो उसको सहसंयोजक ठोस कहा जाता है। इसका सॉल्यूशन यहाँ पर दे रखा है, आप लोग देख सकते हो। अगला है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना कैसी है? क्वेश्चन देख सकते हो 2014 और 16 में पूछा गया है। तो सोडियम क्लोराइड की जो संरचना होती है फलक केंद्रीय होती है। फलक, इसमें फलक पर पाए जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक अगला है, घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरी अथवा कोर की लंबाई में क्या संबंध है? देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2019 के पेपर में ये बना हुआ था, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए वाला विकल्प है, विकल्प नंबर ए इज इक्वल टू राइट, क्योंकि ए बराबर होता है वी के और बी बराबर होता है सी के। कंडीशन याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19 का ही है, एफसीसी सेल के कोर की लंबाई ए और परमाणु त्रिज्या आर में संबंध क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अंडररूट के अंदर 2/4 इंटू ए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये रहा इसका सॉल्यूशन, देखिए। अगला है, निम्नलिखित में से किसके प्रति एकक कोष्ठ का परमाणु की कुल संख्या 2 होती है? तो आपको पता होगा, मैंने बताया था इसका सॉल्यूशन, जहाँ पर z बराबर 2 हो जाए तो z बराबर 2 किसमें होती है? अंतः केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठका में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हो, बीसीसी बोलते हैं इसे। अगला, सोडियम क्लोराइड में Na+ की समन्वय संख्या से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, यूपी बोर्ड में आ सकता है ये। तो समन्वय संख्या कितनी होती है? 6 होती है ना, ऑप्शन ए, क्योंकि Na के चारों ओर 6 क्लोरीन प्रेजेंट होते हैं, इस प्रकार से उसकी जो समन्वय संख्या होगी वो 6 हो जाएगी। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, सोडियम क्लोराइड में Na+ आयन की समन्वय संख्या, ये मैंने बता दिया शायद, हाँ वो ही है, रिपीट हो गया ये, सॉरी। अगला है, एक घनीय ठोस 2 तत्व ए तथा बी से बना है। घन के कोर में ए परमाणु एवं अंतः केंद्र पर बी परमाणु स्थित है। इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? AB। क्योंकि आपको हम बता दें, हम ये 16 में क्वेश्चन आया हुआ है, AB, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्यों होगा इसको समझते हैं। चूँकि कोने का प्रत्येक परमाणु 8 कोनों द्वारा साझीकृत होता है,
कहने का मतलब आप z बराबर 1 लगा दोगे, 8 इंटू 1/8 = आपका 1 परमाणु निकल के आ रहा है। इसी प्रकार से अब b की बात करोगे आप लोग तो b भी हमारा 1 निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर वी इज़ द राइट आंसर, सॉरी सी इज़ द राइट आंसर। अगला, धातु न्यूनता दोष प्रदर्शित करने वाला क्रिस्टल कौन सा है? ये क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन मैं कह रहा हूँ इम्पोर्टेंट है ना। इसमें होगा FeO, धातु न्यूनता दोष परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाले तत्वों में पाया जाता है, जैसे FeO है, FeS है, मैंने बताया पिछली वीडियो में। फ्रैंकल तथा शॉर्ट की दोनों दोष किस में पाए जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, मैंने बताया था ये आगे बताऊंगा। ये देखो 19 में आया भी है, AGBR में पाया था फ्रैंकल और शॉर्ट की दोनों दोष, है ना। अगला है, अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला यौगिक कौन सा है, पदार्थ कौन सा है भाई बताना। 2019 में आया है O2। ऑक्सीजन एक ऐसा पदार्थ है जो अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करता है। अगला, निम्न में से संक्रमण धातु ऑक्साइड लौह चुंबकत्व का गुण दर्शाता है, तो कौन दर्शाता है भाई? संक्रमण ऑक्साइड लौह चुंबकत्व गुण कौन दर्शाता है? CrO2। इंपॉर्टेंट है, ऐसे ठोस जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित करने पर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर वह पुनः चुंबकत्व हो जाते हैं, लौह चुंबकीय ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लोग याद कर लीजिए CrO2। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 19 में ये क्वेश्चन बना हुआ था यूपी बोर्ड के एग्जाम में। शॉर्ट की दोष किस में पाया जाता है भाई? मैंने बताया था आपको NaCl में पाया जाता है, AGBR में भी पाया जाता है, KVAR में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला, फ्रैंकल दोष के कारण क्या होता है भाई बताएंगे सभी स्टूडेंट। फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और मैं बताऊंगा इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे ज़्यादा इस वीडियो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है ना। क्यों रहता है वो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि भाई फ्रैंकल दोष में जो उसका घनत्व होता है वो अपरिवर्तित क्यों रहता है? क्योंकि फ्रैंकल दोष में क्या होता है, इस दोष में छोटा आयन अपने वास्तविक स्थान से चले जाता है और अंतराकाशीय स्थान पर चला जाता है। तो आप लोग यहाँ याद कर सकते हो, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अपरिवर्तित रहता है। ठीक, तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को ये हमारी केमिस्ट्री की पहली क्लास, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है हिंदी का, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग देख लेना। और कल इसी वीडियो का, इसी चैप्टर का अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल सेशन। तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट 2 कल मैं सॉल्व कराऊंगा न्यूमेरिकल, कल की क्लास में। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो स्टूडेंट।